नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ वैभव पर मैं आपका स्वागत करता हूं। कुछ मित्रों ने कमेंट करके मुझे बताया है कि इस समय 69,000 का उनका रिजल्ट आया, लेकिन दे वेर नॉट गेटिंग सक्सेस इन दैट एग्जाम आल्सो बिकॉज ऑफ द एकेडमिक परफॉर्मेंस। और यही नहीं मित्रों, और इस परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने काफ़ी उस समय जब टीजीटी और इस दोनों के एग्ज़ाम साइड बाय साइड लगे हुए थे तो दोनों पे ध्यान लगाने से उनका उधर भी स्कोर कुछ कम हुआ। And because of all these they are just in a very confused condition. And basically it's natural when you are not getting success, friends, even after working hard for a long time, then surely it's natural in human mind to get nervous somewhere or somehow. But friend, don't worry, just keep studying. I will just suggest you to keep studying. And friend, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा कि भाई आप यूट्यूब पे रेगुलर नहीं हैं, एंड जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनका सुझाव है कि आप रेन एंड मार्टिन और एम.एच. एब्रम्स को यूट्यूब पे ले आइए, पर्टिकुलरली ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय एम.एच. एब्रम। सो फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट सी इफ आई कैन डू समथिंग जस्ट राइट नाउ, because I am also just running busy nowadays, taking some other occupations. So friends, for right now I am just thinking that I must begin with कि अभी आप लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों की पुस्तकें कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं और है, जो जहाँ है वहाँ फंसा हुआ है। तो लॉकडाउन में आपकी you are just everything is just scattered here and there friends. So अभी मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं particularly let me begin with डॉक्टर रंजीत सिंह। सो डॉक्टर रंजीत साहब की जो किताब है सक्सेस इन योर हैंड, और अरोरा सर की जो टीजीटी पीजीटी के लिए है, तो इन दोनों किताबों को मैं आपके सामने एक एनालिटिकल और एक बहुत ही बृहद तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड होप कि चीज़ें आपको पसंद आएगी। शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो आपने जैसा कि टीजीटी पीजीटी, फिर उधर आपने नेट जेआरएफ को भी फोकस किया, फिर इधर आपने 69,000 को भी फोकस किया, तो एक साथ आपने देखिए 3 4 5 एग्ज़ाम्स को फोकस किया, तो सबको साधने के प्रयास में आप सब कुछ चला गया। तो आगे के लिए फ्रेंड्स ऐसा ना करें, सर्विस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ख़ास तौर से आप देख रहे हैं कि इस तरीके की हम वैश्विक मंदी और महामारी के समय से गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू मस्ट बी स्टडिंग पर्टिकुलरली बाय फोकसिंग ऑन योर जॉब। बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी जो भी है, ठीक है। सो आप एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो फ्रेंड, आप अपनी पढ़ाई को साधिए, आप अपने मन मस्तिष्क को साधिए। मन की बात करें तो फ्रेंड, आप अपनी सोच को ख़ास तौर से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज करने की कोशिश करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मन स्थिति है, पर्टिकुलरली फ्रेंड्स, हमारा माइंड जो है 4 तरीके से सोचता है। एक चिंतन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, दूसरा रचनात्मक या क्रिएटिव थिंकिंग होती है, देन व्यवहारिक तरीके की हम सोच रखते हैं, और जब सफलता नहीं मिलती है दोस्तों तो जो चौथी और सबसे निम्न स्तर की सोच होती है, दैट इज़ आलोचनात्मक। तो हम अपने बारे में ही आलोचना करते हैं, घर परिवार पास पड़ोस के लोग भी हमारे प्रति बड़े ही आलोचनात्मक हो जाते हैं। बनता है उनको भी कि जस्ट उनको कुछ ना कुछ चाहिए, बिकॉज दे आर स्पेशली पर्टिकुलरली द पीपल अराउंड यू, दे आर जस्ट कंज्यूमर, एक ग्राहक की तरह से हैं। उनको सूचनाएं कहीं से मिलनी चाहिए एंड दे विल कंज्यूम, तो उसको कंज्यूम करेंगे और फिर दे विल जस्ट क्रिटिसाइज यू। तो उनकी सोच तो दोस्तों है ही ऐसी। मोस्टली पीपल इन नॉट आई एम टॉकिंग दैट पीपल अराउंड यू आर जस्ट नेगेटिव माइंडेड पीपल, बट वी नीड टू just focus. My purpose is that you must be focused upon yourself and you must not be hurt by what people are saying, what people are talking about you. आप बाहर देखोगे, आप दूसरों को देखोगे, दूसरों को सुनोगे तो आप परेशान ही रहोगे। तो आप अपने ऊपर ही काम करिए। So let me just begin. I am thinking friends to begin with literary forms and terms.
And in this regard I am going to take the very first term, that is affective fallacy. See, affective fallacy is a kind of confusion between the poem and its result. तो एक प्रकार का पोएम और उसके रिजल्ट में कन्फ्यूज़न है. तो व्हाट काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न एंड हाउ डज इट अपीयर. सो 1946 में मित्रों विम्सेट और बर्डसले नाम के दो क्रिटिक्स थे. बेसिकली दीज टू क्रिटिक्स वेयर राइटिंग इन कोलैबोरेशन. W.C. विम्सेट एंड मोनरो सी बर्डसली, ये दोनों लोग कोलैबोरेशन में लिख रहे थे. एंड दीज टू क्रिटिक्स वेयर बिलोंगिंग टू न्यू क्रिटिसिज्म. तो विम्सेट एंड बर्डसले ने 1946 में कहा कि there is the affective fallacy is a type of error of evaluating a poem by its effect. What kind of effect? Emotional effect, particularly upon the reader. जब हम किसी पोएम को पढ़ रहे होते हैं तो एज ए रीडर हमारे दिमाग में बहुत से कॉन्टेक्चुअल चीज़ें चल रही होती हैं. हमारा बैकग्राउंड, हमारा परिवेश, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटर्नस वेरिएबल्स या फैक्टर्स होते हैं उस पोएम की ब्यूटी को प्रभावित करते हैं. सपोज अभी आपका रिजल्ट निगेटिव आया है और आप इस निगेटिव मेंटालिटी या माइंड सेट के साथ किसी पोएम को पढ़ेंगे तो ये जो आपका कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड है, जो मूड है, वो पोएम की ब्यूटी और एनालिसिस को बिगाड़ देता है. तो पोएम का एक्चुअल मूल्यांकन नहीं हो जाता है. तो पोएम में उसमें क्या होता है कि हम अफेक्टिव फैलेसी के शिकार हो जाते हैं. तो अफेक्टिव फैलेसी इट इज़ बेसिकली रीडर सेंटर्ड. रिमेंबर फ्रेंड्स, इट इज़ रीडर सेंटर्ड. जब रीडर, आप एक रीडर के बतौर रीडर किसी पोएम को अपने मतलब बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स्ट के आधार पे पोएम का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो पोएम के हम टेक्निकल एस्पेक्ट को नहीं कर सकते, मतलब पूरी तरह से जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते. इट मीन्स समवेयर टेक्स्ट ऑफ द पोएम, the words written on the page are missing and our context, our psychological state and barriers start hampering the evaluation of the poem. So that's why Beardsley says कि it is a kind of error of evaluating a poem by its effects, particularly psychological effect upon the reader. एंड फ्रेंड्स, ये जो दो क्रिटिक्स थे आपके विम्सेट एंड बर्डसले, उन्होंने आईए रिचर्ड के खिलाफ अगेंस्ट जाकर कुछ बोलने की कोशिश की. क्योंकि 1923 में आप देखते हैं कि आईए रिचर्ड्स ने एक पुस्तक लिखा, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. इन 1923 आईए रिचर्ड्स रोट अ बुक, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. उसमें उन्होंने कहा कि वी नीड नॉट टू फॉलो द कॉन्टेक्चुअल और हिस्टोरिकल background either of the author or of the reader. तो इन लोगों ने कहा कि that the value of a poem can be measured by the psychological responses it incite in its reader. कि किसी पोएम को पढ़कर जो हमारे मन में बतौर रीडर, जो बतौर स्टूडेंट जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, जो रस उत्पन्न होते हैं, उसके आधार पे हम कविता का मूल्यांकन कर देते हैं, विश्लेषण कर देते हैं और कविता के ओरिजिनल चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं. हो सकता है कि रीडर मीन्स ऑथर ने, पोएट ने कुछ और उद्देश्य के साथ पोएम को लिखा हो और हमारा उद्देश्य उसके पीछे, पोएम पढ़ने के पीछे कुछ और हो. तो इस तरीके से पोएम का विश्लेषण और पोएम के लिखने में जो मतलब इंटेंशन है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो डिफरेंट हो जाता है. दैट्स बिकॉज हैपेंस affective fallacy. Our next word is Alexandrine. So it's basically a metrical form. It is a line of words that has 6 iambic feet or 12 syllable iambic lines. तो कविता में जो हम स्टैंजा प्रयोग करते हैं, देयर विल बी 2 लाइन्स, 2 लाइन होती हैं और एक लाइन में जो आपके आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं वो 6 बार रिपीट होंगे. यू नो फ्रेंड्स कि आयम्बिक पेंटामीटर में 2 फुट होते हैं. पहला वाला जो होता है आपका लघु होता है, यानी अनस्ट्रेस होता है या अनएक्सेंटेड होता है. दूसरा वाला जो एक्सेंट या स्ट्रेस्ड होता है. तो आयम्बस मीन्स अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस. जब इस आयम्बस को यानी कि हम 6 बार रिपीट करेंगे, ठीक है, 6 टाइम, तो 6 दूना 12.
12 सिलेबल तैयार हो जाएंगे और इस तरीके से वो 2 लाइन में रिपीट होगा, देयर विल बी आई एम एलेक्जेंड्राइन। स्पेंसर ने फेरी क्वीन का लास्ट मतलब जो स्पेंसेरियन स्टैंजा उसकी 9वीं लाइन जो होती है फ्रेंड वो एलेक्जेंड्राइन होती है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एलिग्री। तो एलिग्री इज अ नैरेटिव पोएम और प्रोज विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग, a second meaning beneath the immediate surface account or an extended narratives which carries a second meaning along with its surface meaning। तो एलिग्री में बेसिकली क्या होता है कि 2 तरीके की मीनिंग कैरी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मीनिंग, वन देयर इज डिनोटेटिव, डिनोटेटिव मतलब जो शब्द बाई शब्द होती हैं, लिटरल मीनिंग होती है, एंड द सेकेंड इज कॉनोटेटिव, CONNOTATIVE, कॉनोटेटिव या मेटाफोरिक मीनिंग। एलिग्री में क्या होता है कि जो एक तो वर्ड ऑन द पेज हम पढ़ते हैं, टेक्स्ट में जो कुछ लिखा है वो मीनिंग होती है, उसके अलावा जो दूसरी मीनिंग निकल कर आती है सजेस्टेड मीनिंग और मेटाफोरिक या कॉनोटेटिव मीनिंग, दैट इज़ एलिग्री। एग्जाम्पल्स की बात करें तो द पिलग्रिम प्रोग्रेस है आपकी जॉन बनियन का, स्पेंसर की फेरी क्वीन है, एंड देन विल यू कम लेटर इन मॉडर्न सेंचुरी एंड विक्टोरियन यू विल find lot of books। So the next word is allusion। allusion friend, it is a reference or संकेत to a familiar thing, person or event। एक प्रकार का किसी व्यक्ति को, वस्तु को या स्थान को या घटना को संकेत होता है। which is often mythical resulting usually in provision of further मीनिंग इन कंप्रेस्ड फॉर्म। मतलब जब किसी एक चीज़ के माध्यम से हम दूसरी चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में एक एनालॉगस एलिमेंट क्रिएट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एलिग्री, सॉरी अलूजन।